चलिए बात कम करते हैं, शुरुआत करते हैं। बीच-बीच में बता दूँगा कि किस क्लास का कैसे चल रहा है। अभी चलेंगे हम एनसीईआरटी कक्षा 6 का भूगोल चलेंगे और इसमें टोटल सब्जेक्ट चलेंगे। कोशिश करेंगे कि आज भूगोल खत्म हो जाए 6 क्लास का टोटल, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 6 तक चैप्टर है, ये खत्म करेंगे। और याद रखिएगा कि मैंने एनसीईआरटी 6 से लेके 8 तक का भूगोल का नहीं, हिस्ट्री का खत्म कर चुका हूं। अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। इसी तरह मैं एनसीईआरटी का ही मैंने अपने तरीके से वन लाइनर विथ एमसीक्यू लाया हूं, जिससे वन शॉर्ट वीडियो रहेगा और इसमें हमारा भूगोल से संबंधित है और 6 क्लास का पूरा चैप्टर एक दिन में ही खत्म होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जैसे सौर मंडल से पृथ्वी, गोल मतलब अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे, पृथ्वी की गति की बात करेंगे और मानचित्र की बात करेंगे। यहाँ तक कि 5वां चैप्टर है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की बात करेंगे और हमारा देश, हमारा भारत की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय है, पहला अध्याय का सारांश की बात करेंगे, जिसमें सौरमंडल से जो सौरमंडल में जो पृथ्वी की भूमिका है ये बात करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर है खगोलीय पिंड, जिसे हम सेलेस्टिक बॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलेस्टिक बॉडी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती है, उसे हम खगोलीय पिंड कहलाती है। क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। तारे की बात करें, स्टार की बात करें, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, याद रखिएगा सूर्य भी एक तारा है, ये ध्यान रखना है। तो हम जानते हैं कि अगर खगोलीय पिंड आपसे पूछे तो खगोलीय पिंड क्या है? सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकते हैं, वही खगोलीय पिंड है। दूसरी बात, तारा किसे कहेंगे? स्टार किसे कहेंगे? स्टार उसे कहेंगे जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। जैसे सूरज के पास ऊष्मा और प्रकाश है, इसलिए तारा है ना? स्टार है। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? नक्षत्र मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए, बताइएगा, प्लीज कमेंट कीजिए, बताइए। तो नक्षत्र मंडल को हम इंग्लिश में जो लिखा है वही पढ़ेंगे, हूबहू पढ़ेंगे। मैं इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन बोलिए। तो नक्षत्र मंडल को कॉन्स्टेलेशन, दिमाग में घुसा, मैंने तोड़कर भी बोला, डायरेक्ट भी बोला। अब देखिए बात करते हैं, जैसे ही कॉन्स्टेलेशन की बात कर रहे हैं, नक्षत्र मंडल की बात कर रहे हैं, तो तारों द्वारा बनाई गई विधि मतलब विविध आकृतियां, मतलब अलग अलग आकृतियां, जैसे अर्सा मेजर, ये एग्जांपल है। बिग बियर जिसे बोलते हैं, अर्सा मेजर बोलिए या बिग बियर बोला जाता है, जिसे हम नक्षत्र मंडल के तहत जोड़ते हैं। जिसे सप्तऋषि मतलब सप्त ऋषि बोलिए, सात ऋषि बोलिए, इसी भाग का हिस्सा है। मतलब कि सप्त ऋषि जो है इसी का भाग है, किसका? नक्षत्र मंडल का। क्लियर हो गए? आगे चलेंगे। अब बात करते हैं ध्रुव तारा की बात करते हैं, जिसे नॉर्थ स्टार बोलते हैं। ध्रुव तारा, ध्रुव स्टार, नॉर्थ पोल, साउथ पोल पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। याद रखिएगा, तो ही ध्रुव तारा है, नॉर्थ स्टार है। यह हमेशा उत्तर दिशा में बनता है। कब बनता है? उत्तर दिशा में, और आसमान में एक ही स्थान पर रहता है। आसमान में एक ही स्थान। चलिए ये भी क्लियर हो गए। पॉइंट नंबर 2 है कि सौर मंडल मतलब सोलर सिस्टम की बात करेंगे। सौर मंडल क्या है? सौर मंडल जो है वो सूरज, यार है क्या? सूरज, 8 ग्रह जो है, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, ये सब मिलकर जो बनता है वो सौर मंडल का निर्माण करता है। ये बात तो हम जानते हैं। इसका मुख्य अगर देखा जाए, मुखिया हेड कौन है? तो हमारा सूर्य है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन हमारा सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जो है पूरा आपका क्या है? घूम रहा है। देख लीजिए पूरा क्या घूम रहा है? पूरा ग्रह घूम रहा है। समझ गए? जैसे सबसे पहले बुध की बात करते हैं, फिर हमारा शुक्र की बात करेंगे, फिर हम मंगल की बात करेंगे और अर्थ की बात करेंगे। फिर उसके बाद जुपिटर आता है, मतलब बृहस्पति आता है, फिर सटर्न मतलब शनि आता है, और आपका और क्या है? अरुण, वरुण आते हैं, मतलब यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। क्लियर है? तो सूर्य के चारों ओर करते हैं। सूर्य इसका मुखिया होता है। अब जब सूर्य मुखिया है तो सूर्य के बारे में चलिए जानते हैं। तो जब सूर्य मुखिया है तो उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो सूर्य जो है दर्शन, याद रखना है, यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, याद रखने वाली बात है। तो सूर्य जो होता है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। अब आपसे पूछेगा कि अच्छा सूर्य के बारे में आप जानते हैं, तो इतना बताइए कि सूर्य है क्या? तो सूर्य तो आगे सौर मंडल का एक केंद्र है, सेंटर है, वहां पे स्थित है। और ये बहुत बड़ा होता है, ये हम जानते हैं, अत्यधिक गर्म गैस वाला होता है। याद रखिए, गर्म गैसों से बना होता है। और यह जो है सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत हमारा सूर्य है, जो हमारे पृथ्वी के लिए भी अच्छा होता है। और पृथ्वी से इसकी अगर दूरी पूछता ही है, तो बताएंगे 15 करोड़ किलोमीटर बताएंगे। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो भी वहां से प्रकाश आता है।
अब इसमें ग्रह की बात करते हैं, अब ग्रह तो ज़रूरी है, फिर उसके बाद उपग्रह, क्षुद्रग्रह ये सब पढ़ेंगे। तो ग्रह हमारा जो है, जिसे हम प्लैनेट बोलते हैं, वो हमारा 8 है। तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। और सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार हम बात करेंगे। तो सूर्य से उनकी दूरी किसकी? ग्रह की दूरी कितनी है, ये बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बुध की बात करेंगे। सूर्य के सबसे नज़दीक मित्र जो है हमारा बुध है, जिसे मरक्यूरी बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। और याद रखिएगा ये सबसे छोटा होता है बुध, सबसे छोटा है। और सूर्य के सबसे नजदीक होता है, याद रखना है 88 दिन में घूम जाता है इसका। शुक्र उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा शुक्र ग्रह है, जिसे वेनस बोलते हैं या वीनस बोलते हैं। यह जो है पृथ्वी का जुड़वा बहन है, पृथ्वी से जुड़वा हुआ बहन कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे आता है पृथ्वी, मतलब अर्थ। पृथ्वी जो आता है तीसरे नंबर पे, सूर्य के हिसाब से चलिएगा ना, तो पहले बुध, शुक्र और तीसरा पृथ्वी। पृथ्वी हमारा तीसरे नंबर से। अगर पीछे से चलते तो हमारा 5वें नंबर पे आएगा, और शुरू से चलेगा तो तीसरे नंबर पे हमारा पृथ्वी आएगा। चौथे नंबर पे क्या है? चौथे नंबर पे हमारा मंगल है, मार्स है। 5वें नंबर पे पूछेगा तो हम बताएंगे अरे भाई बृहस्पति है, जुपिटर है, सबसे बड़ा ग्रह है भाई। फिर उसके बाद हमारा छठा है शनि, सैटर्न। फिर 7वें नंबर पे आता है यूरेनस, जिसे हम अरुण बोलते हैं। और एक होता है नेपच्यून, जिसे हम वरुण बोलते हैं, अरुण वरुण। याद रखिएगा। अब नोट करने वाली बात क्या है, सुन लीजिए। नोट है कि सभी ग्रह एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाता है, जो कि आप पिक्चर में देखे हैं, जिसे हम कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। अपने ऑर्बिट पर ही घूमता है ना? एक निश्चित वृत्ताकार पे। अब याद रखिएगा। अब बात करते हैं 5वां टॉपिक, जो पॉइंट है हम लेंगे पृथ्वी का, क्योंकि हमारा एक अद्भुत ग्रह है भाई, इस पे जीवन है और जी रहे हैं और रह भी रहे हैं। तो पृथ्वी की आगे बात करते हैं, और सब छोड़ते हैं अभी। पृथ्वी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी का पॉइंट में सवाल क्या पूछता है, ये देखेंगे। दूरी के हिसाब से अगर देखेंगे, दूरी के हिसाब से यह तीसरा और आकार में 5वां सबसे बड़ा है। अगर पूछेगा कि सूर्य से दूरी में कितने नंबर पे आता है पृथ्वी, तो तीसरा। आकार में कितना नंबर पे आता है, साइज के हिसाब से, बड़े के हिसाब से, जैसे बृहस्पति बड़ा है तो उस हिसाब से केवें नंबर पे हमारा अर्थ है जी, तो हम बताएंगे 5वें नंबर पे। 5वां नंबर पे सबसे बड़ा आता है। और बात करें पृथ्वी की, और बात करें तो ध्रुव के पास थोड़ी चपटी होती है। पृथ्वी कैसी होती है? ध्रुव के पास, पोल के पास वो चपटी होती है, इसलिए इसके आकार को भू क्या बोलते हैं? भू-आव कहा जाता है। भू-आव कहते हैं। भू-आव को जियोड, जियोइड कहा जाता है। जियोइड कह दीजिए, जियोड कह दीजिए, है ना? जियोइड ज्यादा अच्छा है, जियोइड, है ना? याद रखना है। और बात करें, अब सुनिए, बात करते हैं अंतरिक्ष से देखने पर यह जो है नीले रंग की दिखाई देती है। अब आकाश से आप अंतरिक्ष देखिएगा तो ये नीले रंग का होगा। और याद रखिएगा, पानी की उपस्थिति के कारण इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ये भी आप समझ गए। अब बात करते हैं कि यह एकमात्र ग्रह है जहां जीवन के अनुकूल जो है परिस्थितियां जो है बदलती है। अब अनुकूल है, सिर्फ जीवन के अनुकूल ये परिस्थितियां हैं हमारे लिए। चलिए, बात करते हैं, यह एकमात्र ग्रह है जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 6, जो कि चंद्रमा की बात करेंगे, द मून की बात करेंगे। तो चंद्रमा की अगर बात कर रहे हैं तो सुन लीजिए। चंद्रमा की अगर बात कर रहे हैं तो सुनिए, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है? चंद्रमा जो है यह प्रकृति का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है। इसका व्यास अगर बात करें, इसका व्यास अगर बताएं तो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। केवल 1/4 है। यह पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। हमें जो है चंद्रमा को हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा का पूरा भाग हमको बहुत रेयर दिखाई देता है। याद रखिएगा। अगर बात करें 7वें पॉइंट की बात करें तो अन्य खगोलीय पिंड की बात करें। इसमें जो सवाल बनते हैं ये ज़रूरी है। क्षुद्र ग्रह जिसे एस्टेरॉइड बोलते हैं। जैसे जियोइड बोलते हैं, जियोइड जो पृथ्वी को बोला जाता है, एस्टेरॉइड बोला जाता है अन्य खगोलीय पिंड। अन्य खगोलीय पिंड में क्षुद्र ग्रह को एस्टेरॉइड बोलते हैं। ये जो होता है ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होता है, मतलब ऑर्बिट के बीच में होता है, पाया जाता है। पाए जाने वाला एक छोटा पिंड होता है जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का पिंड किसे कहते हैं? जिसे मेट्रोराइड बोलते हैं। मेट्रोराइड बोलिए या मेट्रोराइड बोलिए। ठीक है? याद रखिएगा। तो उल्का पिंड जो है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़े को हम उल्का पिंड कहते हैं, क्योंकि उल्का पिंड गिरते रहते हैं, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में गिरा था, जिसमें एक झरना बनी थी। समझ गए? चलिए, ये समझ गए। अब बात करते हैं आकाशगंगा, जिसे गैलेक्सी बोलते हैं। आकाशगंगा को क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। आकाशगंगा जो है लाखों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। गैसों की क्या है? प्रणाली है। हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे, जिसे हम दूध मिल्का बोलते हैं। मिल्की वे, दूध मेखला। याद रखिएगा।
चलिए ब्रह्मांड की बात करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं। यूनिवर्स की बात करें तो लाखों आकाशगंगा मिलकर बना है ब्रह्मांड का निर्माण करता है, ये बात हम जानते हैं। अब देखिए ये खत्म हो गया 6 का टॉपिक नंबर 1 सौरमंडल से। जो इंपॉर्टेंट था वही लिया मैंने। अब इसमें बात करते हैं एमसीक्यू। टोटल 10 एमसीक्यू रखा गया है, हर टॉपिक का 10 एमसीक्यू। जिसमें पहला है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, जो कि पढ़े हम लोग। तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर सी शुक्र को। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का कौन सा जो है ग्रह है, तो हम बताएंगे तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार देखा जाए तो पहला तो हमारा क्या है, बुध है, फिर शुक्र है, तब तीसरा हमारा क्या है, पृथ्वी है, और चौथा हमारा बताइए क्या है। चौथा हमारा क्या है बता देंगे, तो चौथा हमारा अगर देखा जाए तो मंगल को बताएंगे, और पांचवा कमेंट कर सकते हैं तो करिए। चलिए आगे बात करते हैं तीसरा। तीसरा प्रश्न है क्षुद्र ग्रह, जिसे एस्टेरॉइड बोलते हैं। किन दो ग्रहों के बीच जो है या ऑर्बिट के बीच पाए जाते हैं, तो हम बताएंगे मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। अगर मान लीजिए चौथे प्रश्न की बात करेंगे तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं। तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहेंगे, जानना चाहेंगे तो ऑप्शन नंबर सी नक्षत्र मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे, नक्षत्र मंडल कहेंगे, याद रखिएगा। पांचवें प्रश्न की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न है क्षुद्र जो ध्रुव तारा है किस दिशा को दर्शाता है। तो ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाएगा, तो हम बताएंगे ध्रुव जो है नॉर्थ पोल को दर्शाता है, नॉर्थ स्टार को दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ध्रुव तारा के बारे में पढ़े होंगे। चलिए छठे प्रश्न है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। तो नीला ग्रह कहा जाता है तो बता दीजिए। तो याद रखिएगा 2/3 सतह पानी के ढकने या ढके होने के कारण होता है। तो 2 सतह पानी से ढके होने के कारण कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आप समझ गए, मतलब 2/3 सतह पानी से ढकी होने के कारण हम इसे नीला कहते हैं। चलिए सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सातवां प्रश्न क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी को एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर अगर पूछे तो 27 दिन में करता है, ये हम पढ़े हैं। अगर मान लीजिए आठवें प्रश्न की बात करें, हमारी आकाशगंगा जो है मिल्की वे का क्या नाम है, तो हम बताएंगे दूध मिल्क मेखला है। क्या है, दूध मेखला है। अगर मान लीजिए पूछे, नौवां प्रश्न पूछे कि पृथ्वी का वह आकार जो ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है क्या कहलाता है, तो हम बताएंगे भू आभा कहलाता है, ज्वाइड कहलाता है। अगर मान लीजिए पूछे 10वें प्रश्न की बात करेंगे। 10वां प्रश्न है वे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है क्या कहलाता है, बता दीजिए। तो हम बताएंगे स्टार कहलाता है, तारे कहलाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अध्याय सारांश की बात करें, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे। ग्लोब के हिसाब से अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं ग्लोब की बात करें। और ग्लोब की अगर बात करें तो ग्लोब का समझिए, ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है, याद रखना है। ग्लोब जो है पृथ्वी का एक लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीप, जैसे ग्लोब पर जो देशों को जो दिखाया जाता है, महाद्वीप और महासागरों को, उनके सही आकार दिखाए जाते हैं, याद रखना है। ग्लोब का मतलब ये होता है कि ग्लोब जैसे ही है तो पृथ्वी का एक लघु रूप है, याद रखिएगा, जो कि वास्तविक प्रतिरूप दिखाए जाते हैं। ग्लोब पर आपको देश, महाद्वीप और महासागर के आकार को दिखाया जाएगा। और अक्ष जो होता है जिसे एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, कक्ष को ऑर्बिट और अक्ष को एक्सिस, एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब के केंद्र से होकर गुजरती है, ग्लोब के केंद्र से होकर सेंटर से गुजरती है, जिस पर ग्लोब घूमता है, उसे हम अक्ष कहते हैं। इसके 2 बिंदु होते हैं, एक नॉर्थ एक दक्षिणी, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। हो ग्लोब आप देखिएगा तो एक ऊपर की ओर होगा, एक नीचे की ओर होगा, इसी पे तो गोल गोल घूमेगा, है ना, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 2 देखें, अक्षांश रेखा की बात करेंगे, लैटिट्यूड की बात करेंगे। पैरेलल, जो पैरेलल होते हैं, समझ गए, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, मतलब अक्षांशीय रेखाओं की बात करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं। तो आप जैसे ही अक्षांश की बात होगी तो ये रेखा को याद कीजिए, ठीक है, ये रेखा को याद करिए, नहीं तो ये रेखा को याद कीजिए, है ना, मतलब आपका सोया हुआ रेखा हमारा अक्षांश रेखा कहलाता है। तो विषुवतीय वृत्त की अगर बात करेंगे, इक्वेटर की बात करेंगे, जिसे हम विषुवतीय वृत्त बोले, भूमध्य रेखा बोले। यह जो है पृथ्वी के 2 बराबर भागों, मतलब 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा है। कौन, विषुवतीय वृत्त, जिसे हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटते हैं। क्लियर हो गए। यह जो है 0 डिग्री अक्षांश पर या 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है, समझ गए, याद रखिएगा, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है अक्षांश रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश को कौन दर्शाता है पता है, विषुवतीय वृत्त दर्शाता है। 0 डिग्री है ना, इक्वेटर है, याद रखिएगा। और उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध के रूप में बटा हुआ है 2 बराबर भागों में। अब विषुवत वृत्त की बात हो रही है, तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहलाता है।
ठीक है? याद रखना है। अगर बात करते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश की बात करते हैं, तो महत्वपूर्ण अक्षांश में कर्क रेखा की बात करते हैं। तो कर्क रेखा जो हमारा है उत्तरी गोलार्ध में, ये हम जानते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में कितने डिग्री सेल्सियस पे है और कितना है? तो 23.5 डिग्री सेल्सियस उत्तर में है, नॉर्थ में है। अगर मकर रेखा की बात करेंगे, अक्षांश रेखा में मकर रेखा की बात करेंगे तो देखिए उत्तरी तो ऊपर हो गया, ये हो गया कर्क रेखा, ठीक है? ये हम जान गए। और नीचे अगर हम जाएँगे साउथ की तरफ जाएँगे, दक्षिणी गोलार्ध में जाएँगे तो ये हो जाएगा मकर रेखा। मकर रेखा भी 23.5 डिग्री दक्षिण में होता है। अब इसको याद कैसे करना है तो बहुत सिंपल है। जहाँ 23.5 डिग्री दिखेगा ना तो कर्क रेखा, मकर रेखा याद कर लीजिए। बस याद रखना है कि कर्क रेखा ऊपर की ओर जाएगा क्योंकि कर्क कहाँ रहता है? माथा पे। माथा पे रहेगा तो उत्तरी गोलार्ध में रहेगा, याद रखिएगा। और मकर जो है माथा खराब कर देता है मकर, मकर मतलब नीचे। नीचे माथा खराब हुआ तो गुस्से से उतार दीजिएगा ना जी, तो नीचे उतार दीजिएगा। नीचे उतारिएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएगा मकर रेखा 23.5 डिग्री। बकवास करने में मज़ा आया? सुनने में आया? बस इतना ही सोचिए। बकवास करने से अगर याद आता है तो याद कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं उत्तरी ध्रुव की। मतलब ध्रुव वृत्त की बात करेंगे और दक्षिणी ध्रुव की बात करेंगे। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त की बात करते हैं और दक्षिणी ध्रुव वृत्त की बात करेंगे तो हम याद रखिएगा 23.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पढ़े 23.5 डिग्री तो हम जानते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा में बाँटे। अब 66.5 डिग्री जैसे ही आ जाएगा डिग्री से जो आ जाएगा नॉर्थ कहिए या 66.5 डिग्री साउथ कहिए। ये जो आ जाएँगे तो याद रखना है 66.5 डिग्री ध्रुव को इंडिकेट करता है, नॉर्थ ध्रुव को, नॉर्थ पोल को और दक्षिणी पोल को, मतलब साउथ पोल को याद रखना है। क्लियर हो गए? चलिए 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चलो, तीसरा देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध की बात करते हैं, हीट ज़ोन ऑफ अर्थ की बात करते हैं। तो पृथ्वी के ताप कटिबंध की बात करें, हीट ज़ोन ऑफ अर्थ की बात करें तो उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंध की बात करेंगे, उष्णकटिबंध को हम टॉरिड ज़ोन बोलते हैं। टॉरिड ज़ोन बोलिए या टेरिड ज़ोन बोल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद करने के लिए TORRI है तो टोरीड बोल दीजिए, ऐसा टेरिड। ठीक है? तो टोरिड ज़ोन बोल दीजिए क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र यहाँ सबसे अधिक गर्मी होती है। तो कर्क रेखा के मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, जो उष्णकटिबंधीय होते हैं, यहाँ पे सबसे अधिक गर्मी होती है। क्योंकि सूर्य जो है वर्षा में सूर्य जो होता है वर्षा में जो है कम से कम एक बार सिर के ऊपर आता है। यहाँ पे कम से कम सूर्य जो है वर्षा में भी सूर्य जो है ऊपर आ जाता है एक बार सिर के ऊपर। कहाँ पे? उष्णकटिबंध में। शीतोष्ण कटिबंध की बात करें जिसे टेम्परेचर ज़ोन बोलते हैं, ठीक है? टेम्परेचर ज़ोन बोलते हैं। यहाँ का तापमान तापमान जो है मध्यम होता है, याद रखिएगा। एक होता है शीतोष्ण कटिबंध जिसे फ्रीज़ ज़ोन बोलते हैं। फ्रीज़ ज़ोन बोलते हैं ना, फ्रीज़ ज़ोन बोला जाता है। तो शीत कटिबंध की बात करेंगे तो यहाँ पे है ध्रुवों के पास का क्षेत्र जहाँ अत्यधिक ठंडा होती है, मतलब ठंडा होता है, याद रखिएगा। क्योंकि सूर्य जो है क्षैतिज से ऊपर नहीं होता है, मतलब क्षैतिज होता है, याद रखिएगा, तिरछा टाइप का होता है। ठीक है? याद रखना है। और ये शीत कटिबंध होते हैं, तो यहाँ पे अत्यधिक ठंडा होती है, तिरछा होता है इसलिए। अब बात करते हैं देशांतर की। देशांतर रेखा की बात करेंगे जिसे मेरिडियन ऑफ लैंगिट्यूड बोलते हैं। देशांतर की बात करेंगे तो हम लैंगिट्यूड की बात करेंगे, तो लैंगिट्यूड की बात कर रहे हैं तो सुनिए। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। और प्रमुख यमनोत्तर की बात करें, यमोत्तर जिसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, यह 0 देशांतर जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है और यहाँ जो है पृथ्वी को पूरब से पश्चिमी गोलार्ध में बाँटती है। पूरब से पश्चिमी गोलार्ध में बाँटती है। अगर मान लीजिए कुल 360 डिग्री देशांतर रेखा हो, मतलब 360 डिग्री देशांतर रेखा होती है, याद रखना है 360 डिग्री देशांतर होती है। अगर मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, याद रखना है। और यह जो पृथ्वी को पूरब और पश्चिम गोलार्ध में बाँटती है। 360 डिग्री देशांतर रेखा होती है। अगर मान लीजिए 5वें प्रश्न की बात करेंगे, देशांतर और समय की बात करेंगे। देशांतर लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेता है, याद रखना है। अगर ग्रीनविच के पूर्व में अगर देखा जाए तो समय आगे और पश्चिम में जो है पीछे होता है। तो पूर्व में, ईस्ट में जो है आगे की ओर चलता है समय देशांतर पे। देशांतर जो होता है उस समय वो भी ग्रीनविच के, याद रखिए, पूर्व के समय आगे चलेगा और पश्चिम में ग्रीनविच के पीछे की ओर, मतलब पीछे होता है, याद रखना है। मानक समय की बात करें, मानक समय को हम स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं जो कि भारत का मानक समय है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से निर्धारित होता है। तो कितना होता है? 82.5 डिग्री देशांतर के ईस्ट में होता है, लॉन्गिट्यूड में होता है। कौन? स्टैंडर्ड टाइम से निर्धारित होता है, जो कि ग्रीनविच समय जिसे GMT से 5.5 घंटा याद रखिए आगे है, मतलब 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है, याद रखिएगा मानक समय। महत्वपूर्ण बात करें और ये जो खत्म हो गए, चैप्टर नंबर 2 है विषुवत ग्लोब से हम खत्म सवाल हो गए। चलिए MCQ करते हैं 10 को। तो यहाँ पे देखिए विषुवत जो वृत्त है, इक्वेटर है,
पृथ्वी को किन 2 बराबर भागों में बाँटते हैं? याद रखना है, बता दीजिए। तो विषुवतीय जो वृत्त होते हैं, पृथ्वी को किन 2 बराबर भागों में बाँटता है? तो हम बताएँगे, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बाँटता है। याद रखिएगा। पढ़े हैं? कर्क रेखा बताइए, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। बताएँगे कर्क रेखा को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये 23.5 डिग्री पता ही है आपको। तो लेकिन कर्क रेखा कब होता है? ऊपर होता है। कर्क करते रहता है, कर ऊपर की ओर करेगा। तो 23.5 डिग्री याद रखिएगा, कर्क रेखा, मकर रेखा दोनों होगा। लेकिन उत्तर की ओर होगा तो कर्क होगा, दक्षिण की ओर होगा तो मकर रेखा होगा। ठीक है? याद रखना है। 66.5 डिग्री उत्तर हो या 66.5 डिग्री दक्षिण हो, तो ये जो होते हैं इंडिकेट करते हैं ध्रुव। याद रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। ठीक है? याद रखना है। अगर मान लीजिए पूछे प्रश्न नंबर तीसरा, किस ताप कटिबंध में जो है सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं चमकता है और यहाँ अत्यधिक ठंडा होता है? तो हम जानते हैं शीत कटिबंध में होता है, जो कि फ्रीज ज़ोन कहते हैं। यहाँ पे तिरछे होता है, क्षैतिज होता है, याद रखिएगा। उष्ण कटिबंध में एकदम ऊपर सिर पे होगा, यहाँ पे सबसे अधिक गर्मी होगा उष्ण कटिबंध में, जिसे टॉरिड ज़ोन कहते हैं। टॉरिड ज़ोन कहते हैं और शीतोष्ण जो होते हैं, जिसमें हम टेम्परेचर ज़ोन बोलते हैं, याद रखना है। चलिए, बात करते हैं चौथे प्रश्न का, आपके स्क्रीन पर है। चौथा प्रश्न है कि प्रमुख यमुनोत्तर कहाँ से होकर गुजरती है? तो प्रमुख यमुनोत्तर को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, याद रखिएगा। कहाँ से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से गुजरती है। ग्रीनविच मतलब ब्रिटेन से गुजरती है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में मानक समय के अनुसार होता है, याद रखना है। याद रखना है, 5वां प्रश्न है कि अक्षांश मतलब लैटिट्यूड्स की कुल संख्या कितनी होती है? तो हम बताएँगे 181 होती है, जो कि विषुवत-वृत्त सहित अगर देखा जाए तब बताइएगा 181। लेकिन ऐसे लैटिट्यूड की बात करें तो 1 हटा दीजिए, 180 टिक लगा दीजिए, लेकिन ऑप्शन में जब 181 है तब सही होगा। छठे प्रश्न की बात करेंगे देशांतर। देशांतर को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इसकी कुल जो है संख्या कितनी होती है? तो हम बताएँगे 360 होती है। लॉन्गिट्यूड जो होता है, देशांतर जो होता है 360 डिग्री, याद रखिएगा। इसकी संख्या 360 होती है, ऐसे याद रखेंगे। अगर मान लीजिए बात करते हैं भारत का मानक यमुनोत्तर मतलब स्टैंडर्ड मेरिडियन, भारत का मानक समय की बात करते हैं, किसे माना जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्व को मानते हैं। पश्चिम को नहीं मानते, पूर्व को मानते हैं, ईस्ट को मानते हैं, याद रखिएगा, पढ़े हैं अभी जस्ट। 8वां प्रश्न बताइए। 8वां प्रश्न है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है, याद रखना है। अभी पढ़े थे, 4 मिनट लगता है। अब देखिए मकर रेखा को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो हम जानते हैं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हुआ। नॉर्थ में मकर सॉरी कर्क है और साउथ गोलार्ध में है, याद रखिएगा, मकर। साउथ में मकर, नॉर्थ में कर्क, ऐसे याद रखेंगे। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ गोलार्ध लगा दीजिएगा और कर्क को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगा दीजिएगा। चलिए, कर्क को नॉर्थ में होगा ना? चलिए आगे बात करते हैं ग्रिड। ग्रिड जो है किसका जाल होता है? ग्रिड 10वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, बताइएगा। तो ग्रिड है, ग्रिड किसका जाल होता है? तो ये होता है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के जो है मानक समय मतलब मेरिडियन को कहा जाता है। तो अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा का यमुनोत्तर को कहा जाता है, मतलब प्राइम मेरिडियन को कहा जाता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं अध्याय सारांश की बात करें, पृथ्वी की गतियों की बात करेंगे तो वो तीसरा चैप्टर है। तो देखिए पृथ्वी की जो है 2 प्रकार की गतियाँ होती है, घूर्णन मतलब घूर्णन और परिक्रमण मतलब परिक्रमण। ठीक है? याद रखना है। तो पूछेगा आपसे कि पृथ्वी को गति के रूप में अगर देखें तो 2 प्रकार में बाँटेंगे। इसमें घूर्णन होते हैं और परिक्रमण होते हैं। क्या होते हैं? परिक्रमण होते हैं। घूर्णन की बात करें, रोटेशन की बात करें तो बता दीजिए। तो रोटेशन क्या होता है बताइए? मतलब घूर्णन, रोटेशन। रोटेशन जो होते हैं पृथ्वी का अपनी धुरी मतलब अक्ष पर घूमना, घूर्णन कहलाता है। तो पृथ्वी का अपनी धुरी मतलब अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपना एक घूर्णन जो है 24 घंटे में पूरा करती है। कितना में? 24 घंटे में पूरा करती है। जिसे हम पृथ्वी दिन कहा जाता है। किसे हम पृथ्वी दिन कहा जाता है। प्रभाव की बात करें, तो प्रभाव क्या होता है इसका बता दीजिए? तो प्रभाव होता है घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है, यही है। अब देखिए प्रदीप्ति वृत्त की बात करें मतलब कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। इल्यूमिनेशन कहा जाता है। याद क्या? प्रदीप्ति वृत्त क्यों? तो ग्लोब पर जो है यह वृत्त जो है दिन और रात में विभाजित करता है। इल्यूमिनेशन जो होते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो होते हैं या इल्यूमिनेशन जो कहा जाता है कि जैसे कि मान लीजिए ग्लोब है। ग्लोब पर एक वृत्त के रूप में है, ग्लोब जानते हैं, जिसमें दिन और रात में अलग-अलग बाँटा गया है। उसी को कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त भी कहते हैं। अब जैसे परिक्रमण की बात करते हैं। रोटेशन पढ़ लिए थे, अब रेगुलेशन पढ़ेंगे, परिक्रमण पढ़ेंगे। परिक्रमण जो होते हैं ये सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष मतलब ऑर्बिट में पृथ्वी की गति को जो है परिक्रमण कहते हैं।
ठीक है? पृथ्वी की गति को हम परिक्रमण कहेंगे। मतलब सूर्य के चारों ओर जो घूम रहा है, एक अस्थिर ऑर्बिट के रूप में, उसे हम परिक्रमण कहेंगे, रेवोल्यूशन कहेंगे। आगे बात करते हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं कि पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में जो होता है, वो होता है 365 दिन, 6 घंटे होते हैं, लगभग 1 वर्ष लग जाते हैं। ये इसी को कहते हैं परिक्रमण। रोटेशन जो होता है, जैसे रोटेशन क्या हुआ कि घूर्णन जो हुआ अपने ही यहाँ पे घूमेगा, ठीक है? अपने ही स्थान पे घूर्णन करेगा। लेकिन ये जो परिक्रमण जो होता है, परिक्रमण मतलब मतलब सूर्य का चारों ओर घूमने वाला ग्रह को कहा जाता है। ठीक है? याद रखना है। और जैसे पृथ्वी हमारा 365 मतलब 1 साल, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम सुविधा के लिए 1 वर्ष में 365 दिन मानते हैं। सुविधा के लिए 1 वर्ष में हम 365 दिन मानते हैं और बचे हुए 6 घंटे हर 4 साल में जोड़कर 1 दिन बनते हैं, मतलब 24 घंटे बन जाते हैं। तो इसलिए 6 घंटे एक्स्ट्रा लगाया जाता है, जो कि हर साल 4 साल में 1 दिन बढ़ जाता है इसलिए। इसे हम लिपि वर्ष बोलते हैं, जिसमें 29 फरवरी आप सुने होंगे, लिपि वर्ष कहा जाता है। क्लियर हो गए। प्रभाव इसका क्या होता है परिक्रमण का? मतलब परिक्रमण का, तो हम बताएँगे इसके कारण जो है ऋतुओं में परिवर्तन होता है। देखिए दिन और रात पूछे तो हम बताएँगे घूर्णन मतलब रोटेशन और परिक्रमण का रेवुलेशन, ठीक है? मतलब परिक्रमण, परिक्रमण का मतलब ऋतुओं में परिवर्तन होता है। क्लियर हो गए। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियों की बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण तिथि, जैसे उत्तर अयनांत की बात करेंगे, समर सोलिस्टिक की बात करेंगे। समर सोलिस्टिक्स जो होते हैं, मतलब उत्तर तिथि की बात करेंगे, तो 21 जून को बात करेंगे। 21 जून बहुत इम्पोर्टेंट है। 21 जून क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ जो है झुकी होती है। उत्तरी गोलार्ध जो है सूरज की ओर झुकी होती है। सूरज की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कर्क रेखा पे क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा रात होता है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटा रात होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे गर्मी की ऋतु होती है। कौन-सी होती है? गर्मी होती है। दक्षिणी अयान की बात करें या विंटर सोल्स्टिस की बात करें, तो याद रखिएगा दक्षिणी सोल्स्टिस या दक्षिणी स्थिति की बात करेंगे, तो याद रखिएगा इस समय 22 दिसंबर इम्पोर्टेंट है। 22 दिसंबर में क्या होता है? तो याद रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध जो है सूरज की ओर झुकी होती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध झुकी होती है, याद रखना है। यहाँ पे मकर रेखा पर सूरज की किरणें सीधे पड़ती हैं। मकर रेखा पर सूरज की किरणें 22 दिसंबर को सीधे पड़ती है और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होता है 22 दिसंबर को और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी हो जाता है। चलिए, इक्वेटर जो होते हैं उसी को बोलते हैं और विषुव को बोला जाता है इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, विषुव को बोलते हैं। विषुव जो होता है, वो 21 मार्च और 23 सितंबर का इम्पोर्टेंट है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर क्यों इम्पोर्टेंट है? सुन लीजिए। ये सब छोड़िए, आगे 21 मार्च और 23 सितंबर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सूरज की किरणें जो है विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती है, मतलब विषुवत इक्वेटर पर सीधे पड़ती है और पूरा जो पृथ्वी है, मतलब पूरी पृथ्वी पर दिन-रात बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो याद रखिएगा 21 मार्च को दिन और रात बराबर होगा, कहाँ? विषुवत पर और 23 सितंबर को भी होगा दिन और रात बराबर। कहाँ पे? विषुवत वृत्त पर। तो चलिए ये भी खत्म हो गए, चैप्टर छोटे-छोटे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसलिए ले लिए। अब इससे सवाल जो है एमसीक्यू देखिएगा 10 को। अब देखिए जो पढ़े हैं उसी से है, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति को क्या कहते हैं? अपनी धुरी पर घूमेगा मतलब रोटेशन करेगा, घूर्णन करेगा, याद रखिएगा। परिक्रमण क्या कहलाता है बताइए तो? मतलब सूर्य का परिक्रमा करता है उसे कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक जो है क्वेश्चन नंबर देखिए, टॉपिक कहिए दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो हम जानते हैं पृथ्वी 1 साल में करती है, लेकिन अगर जो पूरा देखा जाए लिपि वर्ष के अनुसार तो हम बताएँगे 365 दिन 6 घंटे बता देंगे। चलिए, आगे बात करते हैं कि तीसरा प्रश्न है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, इस तिथि को क्या कहते हैं? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है? इस तिथि को क्या कहते हैं? तो हम बताएँगे उत्तरी अयनांत होता है, समर सोल्स्टिस होता है। चलिए चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न है लिपि वर्ष, लिपि ईयर की बात करें में दिन मतलब दिनों की संख्या कितनी होती है? तो दिनों की संख्या क्या होती है? तो लिपि के अनुसार 366 होगा, हम जानबे करते हैं 365 दिन 1 वर्ष और 366 दिन जो अब 4
5वां प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न है ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होती है? तो हम बताएँगे परिक्रमण के कारण होती है ऋतु की परिवर्तन, ये हम जानते हैं। दिन और रात घूर्णन के कारण, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर मान लीजिए छठे प्रश्न की बात करेंगे, छठा प्रश्न जो है प्रदीप्ति वृत्त, जिसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। तो क्या है ये? ये हमारा क्या है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, उसे हम बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त। ठीक है? आगे बात करते हैं 7वें प्रश्न का। 7वें प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न है विषुव। विषुव जो है, विषुव की स्थिति कब होती है? विषुव की स्थिति जो होती है, वो होता है हमारा 21 मार्च और 23 सितंबर को। विषुव मतलब विषुवतीय वृत्त पर जो है बराबर होता है, याद रखिएगा। और बराबर का मतलब होता है कि आप ये देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा-सा बता देते हैं आपको, देख लीजिए, नहीं तो कहिएगा कि कन्फ्यूजन हो गया और गलत हम बताना नहीं चाहते हैं। 21 मार्च और 23 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, ये बात हम बोल चुके हैं। तो चलिए, ये देख चुके हैं, तो विषुव का मतलब होता है विषुवतीय वृत्त पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्लियर हो गए। अगर मान लीजिए पूछे कि प्रश्न नंबर 8 पूछे कि क्रिसमस का त्योहार जो है गर्मियों में कहाँ मनाया जाता है? तो क्रिसमस का त्योहार जो है गर्मियों में कहाँ मनाया जाता है? अगर आपसे पूछे तो ऑस्ट्रेलिया बता देना है, क्योंकि 22 दिसंबर को वहाँ गर्मी होती है। अगर मान लीजिए 9वें प्रश्न की बात करेंगे, 9वां प्रश्न क्या है? पृथ्वी का जो है अक्ष, इसके कक्षीय सतह से जो है कितने डिग्री का कोण बनाता है, बता दीजिए। तो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है कक्षीय सतह पर, है ना? अगर मान लीजिए 10वें प्रश्न पूछते हैं, 10वां प्रश्न क्या है कि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? तो पृथ्वी के घूर्णन की दिशा को हम क्या बोलते हैं? पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, याद रखिएगा। और हमारा जो है ईस्ट टू वेस्ट घूमेगा नहीं, याद रखेंगे। पृथ्वी का घूर्णन हमारा पश्चिम से पूरब की ओर होता है। देखिए, अध्याय 4 पढ़ रहे हैं, मानचित्र, ठीक है? तो मानचित्र क्या है? चलिए सुनते हैं। मानचित्र जो है पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह कागज पर खींचा गया चित्र है। क्या है? कागज पर खींचा गया चित्र है। ग्लोब की तुलना में अगर देखा जाए, मानचित्र अधिक जानकारी प्रदान करता है। अधिक जानकारी क्या करता है? प्रदान करता है। मानचित्र के प्रकार की अगर हम बात करेंगे, तो मानचित्र के प्रकार देखा जाए तो मुख्य रूप से मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, है ना? मैप जो होता है 3 प्रकार का होता है, जैसे भौतिक मानचित्र होंगे, राजनीतिक रूप से होंगे, और आप कह सकते हैं थीमेटिक मानचित्र भी होते हैं। अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। भौतिक मानचित्र क्या है? जिसे फिजिकल मैप बोलते हैं। याद रखिए, आप पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे, मतलब पृथ्वी की जो प्राकृतिक है आकृतियों जैसे, मान लीजिए पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, नदी हो गए, महासागर हो गए, को हम क्या करते हैं? इसके माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से समझते हैं और इसे भौतिक मानचित्र में रखते हैं। क्लियर हो गए। अगर आपसे पूछे राजनीतिक मानचित्र क्या होता है, पॉलिटिकल मैप क्या होता है? मैप आप जानते हैं, पॉलिटिकल मतलब राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और उनकी सीमाओं को हम क्या करते हैं? मानचित्र के माध्यम से समझते हैं, दर्शन करते हैं, देखते हैं, है ना? या दर्शाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? थीमेटिक मानचित्र होते हैं, मैप जो होते हैं, वो होते हैं जो किसी विशेष जानकारी पर केंद्रित होता है। जैसे कि मान लीजिए सड़क मानचित्र होता है, सड़क का मैप होता है। वर्षा मानचित्र, वर्षा का मैप बताया जाता है। वन या उद्योग के बारे में, उसके बारे में दर्शाया जाता है, जो कि मानचित्र पे दर्शाया जाता है, मैप में। तो ये तीसरा हो जाता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 कि मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं, मतलब कंपोनेंट्स होते हैं। 3 होते हैं, तत्व कहिए, घटक कहिए। मानचित्र को समझने के लिए 3 चीज बहुत जरूरी है। पहला तो आपको दूरी, डिस्टेंस के द्वारा हम समझेंगे, तो आगे डिस्टेंस को समझते हैं कि मानचित्र पर जो है दूरी को एक पैमाने, मतलब स्केल द्वारा दिखाया जाता है। सही बात है, डिस्टेंस को अगर दिखाना है तो कैसे दिखाएगा? स्केल द्वारा। तो उसमें भी बांटा हुआ क्या है कि छोटे पैमाने वाले मानचित्र जो होते हैं, जब बड़े क्षेत्रफल को छोटे कागज पर दिखाना हो, जैसे मान लीजिए महाद्वीप को दिखाना हो, तो छोटे कागज पे दिखाना हो, तो ये स्केल द्वारा ही हम दिखा सकते हैं। अब बड़े पैमाने वाले मानचित्र जो होते हैं, जब छोटा क्षेत्र हो, मान लीजिए छोटा क्षेत्र हो, जैसे गाँव है, शहर है, उसको दिखाना हो, तो अधिक जानकारी देते हैं बड़े पैमाने पर। या देखिए, छोटे क्षेत्र को हम अधिक जानकारी देते हैं, क्योंकि छोटे क्षेत्रों की जानकारी अगर अधिक नहीं देंगे तो उसके बारे में उत्सुकता नहीं होगी। अब बड़ा तो क्षेत्रफल हम जानते हैं, जैसे महाद्वीप को हम जानते हैं, तो उसके बारे में 1-2 लाइन भी लिखेंगे तो आप समझ सकते हैं। तो कागज का इस्तेमाल करते हैं, तो अलग-अलग है। अब इसमें डायरेक्शन की बात करेंगे, दिशा की बात करेंगे। अब डायरेक्शन दूसरे नंबर का होता है, मतलब तत्व में। मानचित्र में जो है ऊपर की ओर, मतलब उत्तर दिशा जो होते हैं, दिखाए जाते हैं, नॉर्थ दिशा होती है, तो ये जो होता है, ये डायरेक्शन होता है। जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये सब जो है बताते हैं, है ना? तो जैसे डायरेक्शन में हो गया उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, ऐसा है ना? तो इस माध्यम से हम समझते हैं।
एक होता है कि मैप का अगर जो तत्व के रूप में देखें प्रतीक सिंबल की बात करते हैं सिंबल जैसे मानचित्र पर वास्तविक आकार में इमारत को हम इंडिकेट करते हैं सड़कों पुलों को दिखाने के लिए हम पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं प्रतीक का सिंबल करते हैं छोटा सा घर का एक सिंबल मैप पे लगा देते हैं सड़क का एक छोटा सा पिक्चर लगा देते हैं पुल का लगा देते हैं ना रंग चित्रों और अक्षरों का प्रयोग किया जाता है रंग और चित्रों के द्वारा हम इस्तेमाल करते हैं सिंबल का करते हैं इसे रूढ़ चिन्ह भी कहा जाता है किसे प्रतीक चिन्ह को अब मान लीजिए चौथा पॉइंट जो देख रहे हैं उसमें हम रेखा चित्र पढ़ेंगे और खाका की बात करेंगे मतलब प्लान का बात करेंगे जो प्लान की बात करेंगे मतलब कि देखिए रेखा चित्र स्केच और एक प्लेन जो एकदम खाका होता है प्लेन है ना नहीं बोलते खाका लाओ पेज लाओ तो कैसे चलिए समझते हैं तो देखिए रेखा चित्र की बात करें यह पैमाना पर मतलब पैमाने पर मतलब मैप के द्वारा पर आधारित ना होकर याददाश्त पर और स्थानीय जो है प्रक्षेपण पर आधारित एक कच्चा आरेखन होता है मतलब ये काल्पनिक रूप से है आपके कल्पना के हिसाब से ये रेखा चित्रित होता है स्केच होता है याद रखना है और एक खाका को देखा जाए तो एक छोटा क्षेत्र का अगर दिखाना है बड़े पैमाने पर खींचा गया है मतलब बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र को ही हम खाका कहते हैं मान लीजिए खाका है अब रेखा चित्र को खींचिएगा एक खाका पे खींचेगा तो यही कहलाता है खाका मतलब प्लेन कहलाएगा क्योंकि छोटे क्षेत्र वाले बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाएगा जैसे किसी कमरे की लंबाई अगर आपको दिखाना चौड़ाई दिखाना है ये सब दर्शाना है ऊंचाई दिखाना है तो लंबाई और चौड़ाई ज्यादातर होता है चलिए आगे बात करते हैं अब देखिए मानचित्र हम खत्म कर चुके हैं छोटे से पॉइंट था चलिए इसका हम और भी हम अगर आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हम बेसिक नॉलेज के साथ फन और कॉमेडी के साथ लाएंगे और आपको याद ना हो नलिन अकाडमी से तो ये बात आए रखते हैं कि याद होना ही होना है और याद ना हो तो मत देखिएगा चलिए पहला प्रश्न है वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन से हैं तो वृक्ष के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को हम ऑप्शन नंबर बी थीमेटिक मानचित्र कहते हैं अगर मान लीजिए दूसरे पॉइंट की बात करें दूसरे प्रश्न की बात करें नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है तो नीले रंग का इस्तेमाल जो है किसे दिखाने के लिए किया जाता है तो हम बताएंगे जलाशयों द्वारा किया जाता है ये हो गए अगर मान लीजिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या है दिक सूचक का उपयोग क्यों किया जाता है दिक सूचक का इस्तेमाल जो है कंपास जिसे कंपास बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं बी मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए चलिए आगे बात करते हैं चौथा प्रश्न है कि पैमाना स्केल किसके लिए आवश्यक है तो हम मानचित्र के लिए आवश्यक है पैमाना स्केल याद रखिएगा और भी बात करेंगे पांचवा प्रश्न क्या है सुन लीजिए पांचवा प्रश्न है कि प्रधान दिग्बिंदु में कौन सी दिशा शामिल है शामिल नहीं है सॉरी शामिल नहीं है तो कौन सी दिशा नहीं है तो उत्तर पूर्व शामिल नहीं है उत्तर दिशा दक्षिण दिशा पूर्व दिशा पश्चिम दिशा ये सब है मध्यवर्ती दिशा को नहीं दर्शाता है ठीक है अगर मान लीजिए छठे प्रश्न आपसे पूछ रहा है छठा प्रश्न है कि जब एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर मतलब बड़े स्केल पर दिखाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं तो उसे हम खाका कहते हैं उसे खाका कहते हैं याद रखिएगा बड़े पैमाने पर अगर दिखाना हो तो चलिए आगे बात करते हैं सातवां प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पर है कि पर्वतों और पठारों की बात करेंगे को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं तो अगर पर्वत और पठार की बात होगी तो भौतिक मानचित्र होगा अगर मान लीजिए ABCD हो या किसी भी सिंबल का इस्तेमाल किया जाए या किसी घर का इस्तेमाल किया जाए सड़क का इस्तेमाल किया जाए तो वो प्रतीक होता है राजनीति में तो आप जानते हैं राज्य की बात करेंगे देश की बात करेंगे सीमा की बात करेंगे है ना खाका भी पढ़े थे आठवां प्रश्न है कि मानचित्र में ऊपर की ओर याद रखिएगा मतलब नॉर्थ की ओर कौन सी दिशा इंगित किया जाता है तो उत्तर नीचे की ओर साउथ है ना चलिए रूढ़ चिन्ह किसे कहते हैं बताइए रूढ़ चिन्ह सिंबल किसे कहा जाता है तो हम बता देंगे कि वे प्रतीक जिन पर अंतरराष्ट्रीय सहमति होती है तो जिन पर अंतरराष्ट्रीय सहमति मिल जाती है उसे रूढ़ चिन्ह कहा जाता है याद रखिएगा कन्वेंशनल सिंबल कहा जाता है आगे बात करते हैं 10वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न क्या है कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की तुलना में कैसी जानकारी देते हैं बता दीजिए तो अधिक जानकारी देते हैं क्लियर हो गया आगे चलेंगे अध्याय जो सारांश 5 है चैप्टर नंबर 1 तो याद रखिएगा ये चैप्टर नंबर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल का उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा भारत के बारे में पढ़ेंगे बाद में आगे पढ़ते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में इसमें भी छोटा सा पॉइंट है और बहुत मुख्य पॉइंट रखा है इससे एक्स्ट्रा नहीं आएगा याद रखिएगा पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है ये हम जानते हैं जीवन के लिए आवश्यक तत्व जो है भूमि जल हवा ये तीन तो है हमारे पृथ्वी पर यहाँ मौजूद है पृथ्वी को मुख्य रूप से 4 परिमंडल में बांटे गए हैं कितने में 4 परिमंडल में बांटे गए हैं जैसे भूमंडल में बांटे गए हैं तो भूमंडल में आगे हम जानते हैं जिसे हम लिथोस्फेयर बोलते हैं भूमंडल लिथोस्फेयर आप देखिए
लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं, भूमंडल की बात कर रहे हैं तो सुनिए, यह पृथ्वी का ठोस भाग है भूमंडल जिसमें हम लोग रहते हैं, जो चट्टानों और मिट्टियों के परतों से बना है। इसके भी जो है 2 मुख्य भागों में बाँटा गया है। 2 मुख्य भागों में बाँटा गया है। जैसे मान लीजिए महाद्वीप करेंगे, कंटिनेंट्स की बात करेंगे और महासागरीय बेसिन की बात करेंगे, 2 भाग में है। तो महाद्वीप तो हम जानते हैं कि बड़े स्थलीय भूभाग को हम महाद्वीप कहते हैं और दूसरी बात है कि भूभाग जो होते हैं, वो 7 महाद्वीप में बाँटे गए हैं। कितने महाभाग सॉरी कितने महाद्वीप में बाँटे गए हैं? 7 महाद्वीप हैं हमारे यहाँ। सबसे पहला महाद्वीप जो है हमारा एशिया है। सबसे बड़ा जो है एशिया है और सबसे छोटा अगर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया है, ये हम जानते हैं। तो ये तो हम समझ गए। लेकिन अंटार्कटिका को छोड़कर लगभग सभी महाद्वीप उत्तर में अधिक चौड़े और दक्षिण में संकीर्ण आपको दिखेंगे, मतलब कील के आकार में दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट था। अब चलिए सातों महाद्वीप के बारे में सुनते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये हैं हमारे 7 महाद्वीप हैं, जिसमें छोटा अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है। और भी बातें करेंगे। चलिए महासागरीय बेसिन की बात करेंगे तो बड़े जलाशय के तल को कहते हैं। याद रखिएगा महासागरीय बेसिन। अब बात करते हैं महासागरीय, तो आप बताइए कितने महासागर हैं हमारे यहाँ? कमेंट करिए। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है जो कि 8848 मीटर बताया जाता है, एनसीईआरटी के तहत है। लेकिन ऐसे आपको 8850 मीटर बताया गया है ऊंचाई, लेकिन एनसीईआरटी के तहत अभी भी 8848 बताया गया है। अगर मान लीजिए जलमंडल की बात करें तो जलमंडल मतलब जल मतलब हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि 71% भाग पर जल है। 71% भाग पर जल है, सोच लीजिए 29% ही आपको कुछ मिलेगा, भूभाग मिलेगा। नहीं तो 71% जल है, इसलिए नीला दिखाई देता है। इसमें देखा जाए तो महासागर की भूमिका बहुत है जलमंडल में, जो हम पढ़ रहे हैं महासागर, नदियों की, झीलों की, हिमानियों की, हिमानी मतलब बर्फीले जो गलते हैं, भूमिगत जल जो भूमि के अंदर जल है शामिल है, सब शामिल है इसमें हाइड्रोस्फीयर में। अब बात करते हैं पृथ्वी पर जो है 5 मुख्य महासागर है, जो कि मैंने महासागर पूछा था कितने महासागर हैं, तो 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी दक्षिणी महासागर और दक्षिणी चीन सागर ऐसे बोला जाता था, याद रखिएगा। और आपका आर्कटिक महासागर है, याद रखिएगा आर्कटिक महासागर है। चलिए अब ये हो गया। देखिए अंटार्कटिका और आर्टिकल में जो है आर्कटिक में कंफ्यूजन रहता है, तो आर्कटिक जो है ये महासागर है और अंटार्कटिका जो है वो आपका बर्फीला एरिया है और वो महाद्वीप में आता है। क्लियर हो गया। और सुन लीजिए कि विश्व का सबसे गहरा भाग अगर देखा जाए तो प्रशांत महासागर में जो मेरियाना गर्त है ये सबसे बड़ा है। ट्रेंच जिसे बोलते हैं, मेरियाना ट्रेंच बोल दिया, मेरियाना गर्त बोल दीजिए। याद रखिएगा प्रशांत महासागर में है। और कितना गहरा है, कितना मीटर है, तो 1122 मीटर गहरा है। क्लियर हो गए। वायुमंडल की बात करें, वायुमंडल की एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो सुनिए, पृथ्वी के चारों ओर फैली गैस की परत को हम वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली गैस की परत को हम वायुमंडल कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन मतलब 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितना है 21% पाई जाती है। किसमें? वायुमंडल। वायुमंडल को एटमॉस्फेयर कहते हैं। तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, 4 भाग में है ना जी। और देखिए वायुमंडल की जो है 5 परतें होती है। जैसे हम 7 महाद्वीप पढ़ लिए अभी, है ना, स्थल के देखा जाए तो, और जलमंडल के हिसाब से 5 महासागर पढ़ लिए। अब हम जो पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेयर के हिसाब से, वायुमंडल के हिसाब से, तो 5 परतें हैं। क्षोभ मंडल, सापताप मंडल, समताप मंडल बोलते हैं, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल होते हैं, याद रखिएगा। तो ये हो गए हमारे 5 जो है मंडल होते हैं, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये अंतिम होते हैं। जीव मंडल वायोस्फीयर की बात करते हैं जो कि चौथा पॉइंट है। यह जो है सीमित क्षेत्र जैसे स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, उसे हम जीव मंडल कहते हैं, जहाँ पे आपको जीवन भी मिलेगा, जल भी मिलेगा और हवा भी मिलते रहेगा, जहाँ पे जीवित आप रह सकते हैं। जैसे मानव वहां पे जीवित है, याद रखिएगा, जानवर है ना, ये सब जीव मंडल। तो ये सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, उसे ही जीव मंडल कहते हैं। यहाँ इस प्रकार के जीवन आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि महत्वपूर्ण जो हमारे चैप्टर हैं उस हिसाब से एमसीक्यू खत्म करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कौन सा महाद्वीप जो है
पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, बता दीजिए। तो ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये सवाल एक्स्ट्रा इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एनसीईआरटी में और भी सवाल थे, लेकिन आप इतना पढ़े हैं इसलिए हम लोग को पता है। तो याद रखिए दक्षिणी गोलार्ध में अगर पूछा जाए तो आपको बता देना है ऑस्ट्रेलिया, और ये सबसे छोटा है। ये आपको पता है दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर मान लीजिए पूछे आपसे कि वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो हम सबको जानता है कि नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा है, फिर हमारा ऑक्सीजन का है ना? फिर आप जानते हैं कि दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आता है। अगर तीसरे प्रश्न की बात करें, तीसरा प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? जो है मैरियाना जो गर्त है, बताइए वो किस महासागर में है? तो हम अभी पढ़े थे प्रशांत महासागर में है, जो कि 1122 मीटर गहरा है। अगर पूछे चौथे प्रश्न की बात करेंगे, चौथा प्रश्न क्या है कि स्थल का वह संकरा भाग मतलब संकीर्ण भाग है ना, जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, एक दूसरे को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, जिसे हम स्थल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है एशिया एवं यूरोप को अलग करेगी? तो यूराल अलग करता है एशिया और यूरोप को। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखिएगा। अगर पूछे छठा प्रश्न है कि पृथ्वी के उस संकरे क्षेत्र मतलब संकीर्ण क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां स्थल जल और हवा एक साथ मिलते हैं? तो आप जानते हैं जहां पे स्थल और जल और हवा मिले उसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं, जीवमंडल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीवन है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर अगर पूछे कौन सा है, तो हम माउंट एवरेस्ट बताते हैं। और माउंट एवरेस्ट कितना है? तो एनसीईआरटी के तहत 8848 है, नहीं तो ऐसे तो 800 मतलब 8850 है, मतलब 8850 है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे कि किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है? तो किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है? तो हिंद महासागर हमारे हिंदुस्तान के नाम पे, भारत के नाम पे, इंडिया के नाम पर रखा गया है। अगर मान लीजिए 9वें प्रश्न की बात करेंगे, 9वां प्रश्न सुन लीजिए। किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती है? तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा जो गुजरती है वो अफ्रीका से गुजरती है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अफ्रीका में तीनों रेखाएं गुजरती है और ये सत्य है। अगर मान लीजिए पूछे 10वां प्रश्न, व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो हम बताएंगे अटलांटिक महासागर जो है सबसे व्यस्त है, अटलांटिक महासागर, याद रखिएगा। फिर के अनुसार देखें, भौगोलिक स्थिति के अनुसार अगर हम देखें हमारे देश भारत के बारे में देखें और अध्याय 6 पढ़ रहे हैं, तो चलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये हम जानते हैं। भारत अगर पूछ ले कि भारत किस गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है, याद रखिएगा। तो कहाँ? हमारे भारत के मध्य में, बीच से गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए बीच में होती है, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये सब क्षेत्र में जाती है, इससे होते हुए आगे की ओर बढ़ती है। लेकिन कर्क रेखा का अगर जैसे बोलेगा तो 23.5 डिग्री नॉर्थ हम याद रखते हैं, नॉर्थ पे रहता है ना, अक्षांश पे रहता है ये। अगर मान लीजिए नॉर्थ की वो रहेगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि भारत का मुख्य भाग जो है बताइए किस अक्षांशों के मतलब अक्षांशों के बीच है, तो भारत हमारा किस अक्षांश के बीच है, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो लैटिट्यूड के बीच है। तो हम बताएंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश के बीच स्थित है हमारा भारत। तो भारत का मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश के बीच स्थित है। अगर आपसे पूछे देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच स्थित है। देशांतरीय लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो याद रखिएगा देशांतरीय विस्तार, लॉन्गिट्यूड विस्तार अगर पूछे कि हमारा भारत का कैसे है, तो हम बताएंगे कि भाई 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के बीच तक स्थित है। मानक उत्तर की बात करें, मानक मेरिडियन की बात करें, मानक समय की बात करेंगे तो 82.5 डिग्री ईस्ट मतलब 82.5 डिग्री पूर्व के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, याद रखना है, ये भी बात है हमारे भारत का। भारत के पड़ोसी देश की अगर हम बात करेंगे, हमारा जो नेवर जो फ्रेंड है, नेबरहुड फ्रेंड बोलिए या नेवर दोस्त कहिए,
या पड़ोसी देश कहिए, तो भारत की स्थलीय सीमा के हिसाब से अगर देखा जाए कि हमारे पड़ोसी देश कितने हैं, तो 7 हैं। 7 सीमा से जुड़ा हुआ है, जिसमें चीन हमारा स्थलीय से जुड़ा हुआ है, नेपाल भी स्थलीय से जुड़ा हुआ है, भूटान हमारा स्थलीय से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान भी स्थलीय, अफ़गानिस्तान भी स्थलीय और म्यांमार भी स्थलीय और बांग्लादेश भी स्थलीय। लेकिन कुछ जो हैं स्थलीय भी हैं और समुद्रीय भी हैं, जैसे पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है ना? चीन भी है, बहुत सारे लोग हैं। अफ़गानिस्तान बहुत छोटा है इसलिए वो भी जुड़ा हुआ है, लेकिन 7 देशों में वो भी आता है। अगर मान लीजिए पूछे कि दक्षिण में समुद्र में स्थित, देखिए अफ़गानिस्तान जो है स्थलीय है सिर्फ़, याद रखना है। तो दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप हमारे पड़ोसी हैं। कौन-कौन है? श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव, याद रखना है, श्रीलंका और मालदीव हैं, जो हमारे 2 द्वीप पड़ोसी हैं। पाक जल संधि जो है, वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, पाक जल संधि, याद रखिएगा। ये मैप है, आप देख सकते हैं। हमारा कर्क रेखा देखा जाए, तो एकदम बीचों-बीच जाता है, याद रखिएगा। है ना? याद रखने वाली बात है। तो ऊपर चला गया, मणिपुर की ओर भाग गया, ये यहाँ से ऐसे यहाँ जाएगा, मिज़ोरम तक जाएगा, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर नहीं जाएगा। चलिए ये हो गए, और भी आप देख सकते हैं, तो और क्या दिखा दें आपको? पड़ोसी देश में तो आप देख ही लें, पाकिस्तान ये सब तो देख ही लेंगे। चलिए, आगे बात करते हैं भारत का भौतिक विभाजन की बात करें। भारत का जो भौतिक विभाजन, फिजिकल जो डिवीज़न होते हैं, उसकी बात करते हैं। भारत को 5 मुख्य भौतिक विभागों में बाँटा गया है, याद रखने वाली बात है। हिमालय पर्वत जो है, ये उत्तर में स्थित बर्फ का घर है, याद रखिएगा। इसके 3 भाग हैं, याद रखेंगे। बृहत हिमालय हिमाद्री है, और मध्य हिमालय हिमाचल है, और शिवालिका याद रखना है। क्या है? शिवालिका याद रखने वाली बात है। तो हिमालय पर्वत जो है, उत्तर में स्थित बर्फ का घर है। इसमें 3 भाग हैं, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिका, याद रखने वाली बात है। बृहत हिमालय हिमाद्री है, मध्य हिमालय हिमाचल है और शिवालिका। और भी बातें करेंगे। उत्तरी मैदान की अगर बात करेंगे, उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित उपजाऊ मैदान है, जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लगाए गए जड़ों निक्षेपों से बना है। जड़ों निक्षेपों से बना हुआ है। अगर मान लीजिए भारतीय मरुस्थल की बात करेंगे, भारतीय महामरुस्थल की बात करेंगे, भारत के पश्चिम भाग में है, जैसे राजस्थान में स्थित है। रेतीले जो शुष्क क्षेत्र उसे कहा जाता है भारत का महामरुस्थल। आप जानते हैं प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम बात करेंगे, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित त्रिभुजाकार भूभाग, जो खनिज जैसे कोयला, लोहा वहाँ के लिए प्रसिद्ध है। आपको कोई भी खनिज मिले, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आते हैं। तटीय मैदान एवं द्वीप समूह की अगर बात करें, तो याद रखिएगा पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्वी में पूर्वी घाट है, तो वहाँ पे तटीय मैदान आपको मिलेंगे, जो कि समुद्र के किनारे बनाए गए हैं। 2 द्वीप समूह जो हैं, लक्षद्वीप, अरब सागर और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी, ये 2 आपका द्वीप समूह है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि एमसीक्यू की बात करेंगे, जिसमें मॉक टेस्ट के रूप में बात करेंगे, तो भारत के लगभग मध्य, मतलब भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली मुख्य अक्षांश रेखा कौन सी है? तो हम बताएंगे कर्क रेखा है, याद रखिएगा। कर्क रेखा ही तो है 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली बात है, जो कि मध्य से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है बता दीजिए? तो भारत का लगभग क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किमी है। ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है बता दीजिए? तो शिवालिका कहते हैं दक्षिणी भाग को। तो पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए। पाक जल संधि जो है किन 2 देशों के बीच स्थित है बता दीजिए? तो पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर मान लीजिए 5वां प्रश्न पूछते, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सी है? तो हम बताएंगे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी। अगर मान लीजिए पूछते हैं भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है, जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये हमको पता है। 7वां प्रश्न क्या है कि भारत का मानक समय जो स्टैंडर्ड टाइम जिसे बोलते हैं, या मानक अमिनोत्तर बोलते हैं, किस देशांतर से लिया गया है? किस देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री पश्चिम नहीं, पूर्व में, ईस्ट में 82.5 डिग्री ईस्ट के तहत दिया गया है। ये जान लीजिए स्टैंडर्ड टाइम। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। अगर मान लीजिए नर्मदा नदी जो है किस सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी जैसे ही आएगा तो अरब सागर के हिस्से में गिरती है, याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर मान लीजिए 10वां प्रश्न है, और याद रखेंगे कि जड़ों निक्षेप जो होते हैं मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों निक्षेप, तो हम बताएंगे कि नदी
मैदानों में पाए जाते हैं। नदी मैदानों में पाए जाते हैं, जड़ों निक्षेप याद रखिएगा, जो कि आपको बंगाल में सबसे ज़्यादा मिलेगा। एनसीईआरटी कक्षा 6 के अनुसार पृथ्वी हमारा आवास है। इससे संबंधित हमारे जो जितने भी अभी चैप्टर पढ़े, टोटल हम 5-6 चैप्टर पढ़े, 6 चैप्टर का एमसीक्यू 50 क्वेश्चन अलग से मैंने करवाता हूँ, क्योंकि इससे आपको एनालिसिस हो जाएगा अच्छे से। जैसे सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है बता दीजिए, तो हम जानते हैं बुध है, छोटा भी है, सबसे निकट भी है, और पृथ्वी हमारा तीसरा है, याद रखिएगा। तारों के समूह द्वारा बनाए गए या बनाई गई एक निश्चित आकृति को क्या कहते हैं, तो तारों के समूह को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, ये आप जानते हैं। अगर आपसे पूछे पृथ्वी का आकार जो ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है, क्या कहलाता है, तो भू भाग कहलाता है। या देखिए, भू भाग कहिए, भू आभाग कहिए, या जियोइड कहिए, याद रखिएगा, जियोइड कहा जाता है। अगर मान लीजिए पूछे चौथे प्रश्न की बात करें, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों कहा जाता है बता दीजिए, तो क्योंकि आकार और आकृति के कारण इसे जुड़वा कहा जाता है, क्योंकि सेम रहता है, पृथ्वी का जुड़वा बन इसलिए कहलाता है। और क्षुद्र ग्रह की बात करें, एस्टेरॉइड की बात करें, दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो कौन दो ग्रह, मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, ये हम जानते हैं। अगर आपसे पूछे छठे प्रश्न के सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का स्थान कितना है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी हमारा तीसरे नंबर पे आता है, और अगर पीछे की ओर जाने, बड़े से छोटे की ओर जाएंगे, तो 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह जो है क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहते हैं 2/3 सतह पर पानी से ढकी होने के कारण, 2/3 के कारण होता है, नीला कहते हैं। आगे बात करेंगे, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाएगा, तो 27 दिन में लगाता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, विषुवत वृत्त जिसे विषुव बोला जाता है, इक्वेटर बोलते हैं, कितने डिग्री अक्षांश को दर्शाता है, तो 0 डिग्री को दर्शाता है, याद रखिएगा, क्योंकि 0 डिग्री पर होता है। अगर मान लीजिए पूछे कर्क रेखा का अक्षांशीय मान जो होते हैं नॉर्थ में होते हैं 23 डिग्री, 23.5 डिग्री होता है, याद रखिएगा, नॉर्थ में, तो मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ में बताया जाता है। अगर प्रमुख यमुनोत्तर की बात करें, प्राइम मेरिडियन की बात करें, कहाँ से गुजरती है, तो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच, जीएमटी ऐसे बोल दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछे कि 12वां प्रश्न के पृथ्वी के सबसे ठंडे ताप कटिबंध को क्या कहते हैं बता दीजिए, तो हम बताएंगे शीत कटिबंध कहते हैं, ठंडे वाले को शीत और गर्म वाले को उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण मध्य वाले को कहा जाता है। अगर मान लीजिए पूछा जाए कि भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना है, मतलब कि हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है और जीएमटी के कितने बीच है, तो 5.5 मिनट आगे चलता है, याद रखिएगा, 5.5 मिनट, मतलब 5.5 मिनट बोल रहा हूँ, 5.5 घंटे आगे चलते हैं, मतलब 5 घंटे 30 मिनट कहिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो सही हो जाएगा, 5.5 घंटे, मतलब 5 घंटे 30 मिनट। देशांतर की बात करें, लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूड की कुल संख्या कितनी होती है, तो 336 पर जो है इंडिकेट किया जाता है, याद रखिए डिग्री पे। अगर अक्षांश एवं देशांतरों के जाल को कहा जाता है, अक्षांश और देशांतर के जाल को क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं, याद रखिएगा, अक्षांश और इसको देशांतर को क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। चलिए आगे चलेंगे, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है, तो अपने धुरी पर घूमना, ठीक है, एक्सिस पे घूमना घूर्णन कहलाएगा, रोटेशन कहलाएगा। अगर मान लीजिए अपने मतलब सूर्य की परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है, याद रखिएगा। पृथ्वी जो है पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होता है, तो हम घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है, याद रखिएगा, रोटेशन के कारण नहीं होता। लिपि वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, क्योंकि साल में 4 वर्ष बाद आते हैं एक, तो याद रखिएगा 365 दिन तो होते ही हैं, एक लिपि वर्ष के कारण 29 जो डे लगता है फरवरी का, उसके कारण 366 दिन हो जाते हैं। अगर मान लीजिए पूछे 19वां प्रश्न है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की जो है किस गति के कारण होता है बता दीजिए, तो ऋतुओं में परिवर्तन जो है पृथ्वी की किस गति के कारण होगा, तो वो है परिक्रमण के कारण होता है। किसके कारण, परिक्रमण के कारण होता है। 20वां प्रश्न क्या है सुन लीजिए, 20वां प्रश्न है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होने वाली स्थिति को क्या कहते हैं, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होने वाली स्थिति को क्या कहेंगे, हम बता दीजिए, तो उत्तर अयान मतलब अयनांत कहते हैं, समर सोलिस्टिक कहते हैं। अगर मान लीजिए 21वां प्रश्न की बात करेंगे, 21वां प्रश्न है किस तिथि को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, तो
दिन और रात बराबर कब होगा? 21 मार्च, 23 सितंबर को होगा। ये सब पढ़ाते आ रहा हूँ और सब एमसीक्यू तैयार किया हुआ है। क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में किस देश में मनाया जाता है? गर्मियों में मनाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है क्रिसमस गर्मियों में, नहीं तो ऐसे ठंडे में मनाए जाते हैं। 23वां प्रश्न है वृक्षों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा वृक्षों के चित्र को दर्शाना, तो याद रखिएगा थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। आगे बात करते हैं 24 सवाल क्या है कि राज्य और देशों की सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र को क्या कहते हैं? बता दीजिए। तो राजनीति कहेंगे, राज्य और देशों को दर्शाएंगे तो अगर पठार पर्वत तो भौतिक। 23वां प्रश्न क्या है कि मानचित्र में नीले रंग का उपयोग जो है किसके लिए करते हैं? तो नीले रंग का उपयोग जो हम करते हैं नीला जो ग्रह कहते हैं जलाशय के कारण करते हैं। दिक्सूचक की बात करें कपास का मुख्य कार्य क्या है? बता दीजिए। तो हम बताएंगे दिशा का पता लगाना। दिशा का पता लगाना ही कंपास का काम है। अगर मान लीजिए 27वां प्रश्न आपसे पूछा जाए कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? तो खाका कहलाता है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए मानचित्र के मुख्य 3 घटक हैं, कौन-कौन है बता दीजिए? दूरी, दिशा और प्रतीक हैं, याद रखेंगे दूरी, दिशा और प्रतीक के रूप में जानते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 29वां प्रश्न आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं क्या कहलाता है? तो उसे हम भूमंडल कहते हैं, लिथोस्फीयर कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर 30वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो है प्रतिशत कितना होता है? तो ऑक्सीजन का 21% और नाइट्रोजन 78% होते हैं। अगर मान लीजिए पूछते 31वां प्रश्न विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो हम बताएंगे एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा हमारा ऑस्ट्रेलिया है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को हम यूरेशिया कहते हैं, कौन नहीं जानता है। अगर मान लीजिए 33वां प्रश्न आपसे पूछे विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारा विश्व का सबसे लंबी नदी ये तो भारत का है गंगा, अमेजन हमारा लंबी नहीं है, चौड़ी है, लेकिन नील नदी हमारी लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? बता दीजिए। तो ये आकार का है। अगर 5 नंबर का जो 5 ऑप्शन वाला भी पढ़िएगा तो आपका आसानी से निकल जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। 35वां प्रश्न है कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप मतलब व्हाइट कंटिनेंट्स के रूप में जाना जाता है? तो हम जानते हैं उसे हम अंटार्कटिका कहते हैं, अंटार्कटिका कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप होते हैं, याद रखेंगे। मेरियाना जो गर्त होते हैं विश्व का सबसे गहरा भाग है, वो कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में है और कितना है? तो 1122 मीटर गहरा है। और भी बातें करें तो सुन लीजिए कि वायुमंडल की सबसे पहली परत जो है कौन सी है जिसमें हम सांस लेते हैं? तो वो है क्षोमंडल। चलिए आगे बात करते हैं भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? बता दीजिए। तो दक्षिण में हमारा हिंद महासागर है और ये भारत और इंडिया के नाम पर रखा गया है। 39वां प्रश्न क्या है कि भारत का कुल क्षेत्र विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो हम बताएंगे 2.4% है। याद रखिएगा भारत का जो है कुल क्षेत्र विश्व के कुल क्षेत्र से 2.4% है। अगर भारत का पूछा जाए तब अलग बात है। 40वां प्रश्न है कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो पाक जल संधि जो है भारत को और श्रीलंका को अलग करती है। अगर 41वां प्रश्न आपसे पूछे हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के उत्तरी भाग को हम क्या कहेंगे? तो हम हिमाद्री कहते हैं, जिसे बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। आइए हमारा किधर है शिवालिका? बता दीजिए, कमेंट कर सकते हैं। अभी जस्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं। भारत में सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला जो है अरावली है, ये कौन नहीं जानता है? अगर मान लीजिए आपसे पूछे 43वां प्रश्न नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो हम जानते हैं अरब सागर में गिरती है, याद रखने वाली बात है। अगर सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के मुहाने पर बना है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के नदियों पर बना है। 45वां प्रश्न क्या है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है, ये कौन जानता नहीं है। और बात करते हैं 46 बंगाल की खाड़ी में स्थित जो भारतीय द्वीप समूह है उसे क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि भारत की स्थलीय जो सीमा है कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो स्थल के रूप में देखा जाए तो 7 है। और जो भारत से अगर पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान ये सब हैं, याद रखिएगा। और जो है बचे आप कमेंट कर सकते हैं। प्रायद्वीप की बात करेंगे। प्रायद्वीप का जो अर्थ होता है क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी है, जो 3 ओर से पानी से घिरा हो उसे कहते हैं। अगर 49 सवाल की बात करेंगे पश्चिमी घाट की
पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जानते हैं पश्चिमी घाट को, और दक्षिणी को शिवालिका, हिमाद्री को बृहद हिमालय भी कहा जाता है। 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि भारत की मानक समय रेखा कौन से देशांत से गुजरती है? तो हम जानते हैं भारत की मानक समय रेखा का है तो 82.5 डिग्री ईस्ट बता देना है, पूर्व में बता देना है, और क्लियर हो गया ये आपका 6 क्लास का पूरा क्लियर हो गया ज्योग्राफी। तो अब चलेंगे 7 क्लास का भी चलेंगे। इसी तरह आप लाइक और सब्सक्राइब करें और पूरा चैप्टर खत्म करें। जय हिंद, जय भारत।